एच नंबर पर इफ़ है, इफ़, ये जो एच नंबर पर इफ़ है ये कंडीशन यानी शर्त वाला नहीं है, बल्कि ये जो है डायरेक्ट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इस तरह से बनाते हैं। ये वाला इफ़ है, इसके मायने है कि क्या। हेल्पिंग वर्ब से शुरू इंट्रोगेटिव वाक्य या मे के साथ संभावना वाले वाक्यों को जोड़ते समय जब कि क्या का अर्थ निकले तो इफ़ का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आएगी। और ये आपको ध्यान रखना है कि इफ़ के बाद पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है। इफ़ के बाद पहले सब्जेक्ट रखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, यानी जैसे सिंपल सेंटेंस में करते हैं वैसा ही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। हैज़ ही रिटर्न फ्रॉम चाइना, क्या वह चाइना से लौट आया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या वह चाइना से लौट आया, मैं नहीं जानता। अब यहाँ पे सेंटेंस को देखते हैं, ये जो मैं नहीं जानता वाला सेंटेंस है ये हम लोग पहले लाएंगे आई डोंट नो, इसको लाएंगे मैं नहीं जानता कि क्या, ये बना इफ़, यहाँ पर लगेगा ये इफ़, मैं नहीं जानता कि क्या। ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम चाइना, यहाँ पर जो हैज़ है देखें वो हैज़ जो है सब्जेक्ट से पहले है, इफ़ लगने के बाद ये हैज़ ही यानी सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, ये आपको याद रखना है। आई डोंट नो इफ़, मैं नहीं जानता कि क्या, ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम चाइना, कि क्या वह अमेरिका से वापस चाइना से वापस आ गया। इज़ ही अ मर्डरर, क्या वह कातिल है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि क्या वह कातिल है। सेंटेंस सीधा सीधा बनेगा आई डू नॉट नो इफ़ ही इज़ अ मर्डरर। हम यहाँ पे इज़ की जगह अगर विल बी लगाना चाहें तो भी चल जाएगा। ही मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो कि क्या, मैं नहीं जानता कि क्या। ही मे बी इनोसेंट, कि वह इनोसेंट हो सकता है। आई डोंट नो इफ़ ही विल बी इनोसेंट, यहाँ पे मे की जगह विल बी का प्रयोग किया गया, ये उसी सेंटेंस को बना। आई डोंट नो इफ़, मैं नहीं जानता कि क्या ही विल बी इनोसेंट, कि वह निर्दोष होगा। इज़ ही अ क्रिमिनल, क्या वह अपराधी है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। आई कैन नॉट से इफ़, कि क्या ही इज़ अ क्रिमिनल, कि क्या वह अपराधी है। आई कैन नॉट से इफ़ ही विल बी अ क्रिमिनल, यहाँ पर भी इसकी जगह विल बी का प्रयोग किया जा सकता है। तो सेंटेंस को आप चाहे विल बी के प्रयोग से बनाएं और चाहे दी गई हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग से बनाएं, सेंटेंस दोनों ही दशाओं में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आई नंबर पर देखते हैं सी डी प्लस देन, इसके मायने होते हैं अपेक्षा अधिक। जब एक वाक्य पॉजिटिव डिग्री द्वारा एक नाउन की विशेषता हो, जब एक वाक्य पॉजिटिव डिग्री द्वारा पीडी द्वारा एक नाउन की विशेषता हो और दूसरे वाक्य में बाकी सब से उसकी तुलना हो, तो फिर सी डी प्लस देन का प्रयोग करते हैं। याद रखें सी डी के बाद देन लगाते हैं। कुछ शब्दों में सी डी के बाद टू लगता है, मगर यहाँ पर सी डी के बाद हमें देन लगाना है। तथा नो अदर को देन के बाद एनी अदर में बदल कर रख देते हैं। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वह ताकतवर है, वह बलशाली है। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो स्ट्रॉन्ग, कक्षा में कोई दूसरा लड़का उसके बराबर का बलशाली नहीं है, ऐसा बलशाली नहीं है। यहाँ पे आप देखते हैं सेंटेंस को, ये जो ही इज़ स्ट्रॉन्ग दिया है तो इसको कर दें ही इज़ स्ट्रॉन्गर, वह बलशाली है देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, किसी भी अन्य लड़के की अपेक्षा। यहाँ क्या किया हमने, सेंटेंस जैसा था वैसा लेके चलेंगे, फुल स्टॉप हटाकर नो अदर को देन एनी अदर में बदल देंगे। फिर से देखते हैं एक सेंटेंस, माउंट एवरेस्ट इज़ वेरी हाई, नो अदर पीक इज़ सो हाई। माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, कोई दूसरा पीक, कोई दूसरा चोटी इतना ऊंचा नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, माउंट एवरेस्ट इज़ वेरी हाई को हायर कर देंगे। हाई पीडी है, पॉजिटिव डिग्री इसका सीडी, कॉम्परेटिव डिग्री हायर है, माउंट एवरेस्ट इज़ हायर। और ये नो अदर पीक को कर देंगे देन एनी अदर पीक, बाकी सब हटा देंगे। माउंट एवरेस्ट इज़ हायर देन एनी अदर पीक, माउंट एवरेस्ट किसी भी अन्य पीक यानी चोटी की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा है। द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल, गुलाब खूबसूरत है। नो अदर फ्लावर इज़ सो ब्यूटीफुल, कोई दूसरा पौधा फूल इतना खूबसूरत नहीं है, वही काम यहाँ करना है। द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल कर देंगे मोर ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल पीडी है और मोर ब्यूटीफुल इसकी सी डी, इसके बाद देन लगाना है। नो अदर फ्लावर को देन एनी अदर फ्लावर में बदल के, द रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर।
गुलाब जितना कोई दूसरा फूल इतना खूबसूरत नहीं है। ये देखें जे नंबर पर आ गए हम लोग, सो दैट इतना कि। जब पहले वाक्य के आधार या का रिजल्ट, जब पहले वाक्य के आधार पर रिजल्ट दूसरे वाक्य में हो तब वेरी को सो में बदलते हैं और दैट से वाक्य को जोड़ते हैं। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही कुड नॉट बाय दिस बुक, वो ये किताब नहीं खरीद सका। भाई कितना गरीब था। ही वॉज सो पुअर, वेरी को किसमें बदल दिया, सो में बदल दिया। ही वॉज सो पुअर, वह इतना गरीब था कि दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक, यानी पूरा सेंटेंस वही का भी रख दिया जैसा था दैट लगा के। वह इतना गरीब था कि वह इस किताब को नहीं खरीद सका। ही वॉज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर था। ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सका, बहुत कमज़ोर था, चल नहीं सका। तो ये वैल्यू किसमें बदल दिया, सो में। ही वॉज सो वीक, वह इतना कमज़ोर था दैट ही कुड नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सका। सरला इज़ वेरी जेंटल, सरला बहुत सज्जन है। देवी है देवी, शी कैन नॉट हार्म यू, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सरला इज सो जेंटल, सरला इतनी देवी है दैट शी कैन नॉट हार्म यू, कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब यहाँ पर हम लोग के नंबर पर चलते हैं। सो दैट, सो दैट के मायने है ताकि। जब एक वाक्य में किसी कार्य को किसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जब एक वाक्य में किसी कार्य को किसी उद्देश्य के लिए किया जाए और अर्थ ताकि निकले तो सो दैट का प्रयोग करते हैं। मे या माइट भी इसके साथ लगेगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली या खींची। ये तलवार कहाँ से निकालते, अरे तलवार म्यान में लगी रहती यार, तो म्यान से तलवार निकालेंगे ना। तो आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली। आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं खुद का बचाव करना चाहता था। भाई दुश्मन सामने है, उसने तलवार निकाली, हमने भी निकाल ली। हम उस पर हमला इसलिए नहीं कर रहे कि उसको जान से मार दें, अपना बचाव करने के लिए हमने तलवार निकाली। तो क्या कह रहा है, मैंने तलवार निकाली ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं। यहाँ पर आई ड्रू माई स्वॉर्ड दो सो दैट, मैंने अपनी तलवार निकाली ताकि, सो दैट आई माइट, मैं कर सकूं। यहाँ पर प्रेजेंट में मे का प्रयोग और पास्ट में माइट का प्रयोग करना पड़ेगा। सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, ताकि मैं खुद को डिफेंड कर सकूं। यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें तेज़ दौड़ना चाहिए। यू मे कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। क्या करना चाहिए, यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें तेज़ दौड़ना चाहिए। सो दैट, ताकि, यू मे कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ सको। तुम्हें तेज़ दौड़ना चाहिए ताकि तुम ट्रेन को पकड़ सको। यहाँ सो दैट के बाद यू के बाद मे लगेगा। आई रेज्ड माई गन, मैंने अपनी बंदूक निकाली या फिर उठाई। आई वॉन्टेड टू किल द लॉयन, अच्छा है लॉयन को मारने जा रहा, मुर्गी को मारने नहीं जा रहा। ये तो मालूम पड़ा कि बंदूक उठाए मुर्गी को मारने चला जाए। तो यहाँ पे शेर को मारने जा रहा है। आई रेज माई गन, मैंने अपनी बंदूक उठाई। आई वॉन्टेड टू किल द लॉयन, मैं शेर को मारना चाहता था। तो मैंने अपनी बंदूक क्यों उठाई, आई रेज माई गन, ताकि, सो दैट आई माइट किल द लॉयन, ताकि मैं शेर को मार सकूं। वो जैसे जंग बहादुर टाइगर किंग ने शेर को मारने के लिए उठाई थी बंदूक। ही टुक हिज नाइफ, उसने अपना चाकू लिया। He wanted to cut the apple, वह सेब को कट करना चाहता है। He took his knife, उसने अपना चाकू लिया। So that, ताकि, he might cut the apple, वह सेब को कट कर सके। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अगला वाला देखते हैं। एल नंबर पे ऑल्दो डॉट 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 कॉमा, ऑल्दो के साथ कॉमा यानी यद्यपि, तथापि, हालांकि, फिर भी, ये सब इसी में आते हैं। देखते हैं सेंटेंस में। यदि दोनों वाक्यों के कार्यों में विरोधाभास हो तो ऑल्दो और कॉमा का प्रयोग करते हैं। विरोधाभास आपकी समझ में आ जाएगा। एक आदमी गरीब है, उसने नोटों से भरी गड्डी लौटा दी। एक आदमी अमीर है लेकिन कंजूसी करता फिर दिया। एक आदमी बहुत तेज़ दौड़ता है फिर भी ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। वो तैरना जानता है फिर डूब के मर गया। मतलब ऐसा काम जिसमें कुछ विरोध हो। तैरना जानता है तो डूब के मरने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मर गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग ऑल्दो डॉट 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 कॉमा प्रयोग करते हैं। ऑल्दो माने यद्यपि और कॉमा के मायने तथापि, याद रखना। चलिए देखते हैं। ही इज़ पुअर, वह गरीब है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। देखो ये अलग बात हो गई ना, गरीब और मदद करने को तैयार रहता है। हालांकि आजकल की गरीब क्या करते हैं, वो तो कमाने में और कमाने में लगे रहती, मदद करना तो भूल जाती।
तो यहाँ पे क्या है, यद्यपि वह गरीब है, ऑल्दो ही इज़ पुअर, कॉमा तथापि, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, फिर भी वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। ही इज़ रिच, वह अमीर है, ही इज़ नो प्राइड, उसे घमंड नहीं है। ओहो, कितनी बड़ी बात हो गई, वरना अमीर लोग तो बेचारे घमंड में मरे जाते और सीधे जहन्नम का टिकट अपने लिए कटाते। अगर ये घमंड से बच जाएं तो ये समझ लो सीधे जन्नती हो जाए, ऐसा मेरे को लगता है। तो क्या बना, ही इज़ रिच, वह अमीर है, ऑल्दो ही इज़ रिच, हालांकि वह अमीर है, कॉमा ही हैज़ नो प्राइड, फिर भी उसको कोई घमंड नहीं है। हाँ, अरे घमंड की कोई ज़रूरत थोड़ी है यार, मिलजुल के रहो। शी वॉज इल, वह बीमार है, बीमार थी, शी वेंट टू स्कूल, स्कूल गई, लो बीमार थी स्कूल चली गई, तो क्या कहोगे, हालांकि वह बीमार थी फिर भी वो स्कूल चली गई, यद्यपि वह बीमार थी फिर भी वो स्कूल चली गई। ऑल्दो शी वॉज इल शी वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे बात समझ में आई होगी। एल नंबर पे अब चलते हैं हम लोग एम नंबर पे। ये एम नंबर अपने सामने आ गया कि मायने हैं कि कौन, कि किसने, जो कि, कितने सारी चीज़ें आ रही और साथ में गाड़ी की टेंटें भी आ रही जो दूर चली गई। चलिए आगे सुनते हैं। जब वाक्यों से किसी ने शब्द के साथ अनभिज्ञता मालूम हो, ये पता नहीं किसने, हु से सिंथेसिस करते हैं। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, काऊ ने मेरो पेन चुरा लो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानत, भाई किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, मैं नहीं जानता कि किसने। मैं नहीं जानता को आप शुरू में लाओ जैसे अभी तक लाते रहे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि किसने, हु समवन के ये क्या रख दिया आपने, हु, और पूरा सेंटेंस जोड़ दिया, हैज़ स्टोलन माई पेन, मैं नहीं जानता कि किसने मेरा पेन चुरा लिया। समबडी एंटर्ड द हाउस, कोई घर में घुस आया। इट इज़ नॉट नोन, ये बात मालूम नहीं पड़ी। ओहो, इट इज़ नॉट नोन, ये मालूम नहीं पड़ा, ये जाना नहीं गया, ये पता नहीं पड़ लगा। हु एंटर्ड द हाउस, समबडी की जगह हु लगा दिया, ये मालूम नहीं पड़ा कि कौन घर में घुस आया। ही डज़ नॉट नो, वह नहीं जानता। हु शी इज़, कौन है वो। यह सेंटेंस को बनाते समय ध्यान रखें कि हु पहले आएगा तो फिर शी सब्जेक्ट पहले आएगा और इज़ हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी। ही डज़ नॉट नो, वह नहीं जानता। हु शी इज़, कि कौन है वह। तो जो या फिर जो कि या फिर जिसने, एडजेक्टिव क्लोज बनाकर इनको जोड़ना। देखते हैं यहाँ पर, आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड, कुत्ता सड़क पर पड़ा हुआ था। मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता सड़क पर पड़ा हुआ था। यहाँ पर सेंटेंस में आप देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट है, दोनों एक ही है। तो ऐसी स्थिति में ये वाले सब्जेक्ट को हु में बदल कर रखते हैं। आई सॉ ए डॉग, मैंने कुत्ता देखा, जो कि वॉज लाइंग ऑन द रोड, सड़क पर पड़ा हुआ था। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, मैं उस लड़के को जानता हूँ। ही स्टोल योर वॉच, उसने तुम्हारी घड़ी चुराई। तो यहाँ पे भी द बॉय और हु एक ही सब्जेक्ट है, ही की जगह हु रख देंगे और सेंटेंस पूरा का पूरा जोड़ देंगे। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु जिसने स्टोल योर वॉच, तुम्हारी घड़ी चुराई। लूसी लिव्ड इन द फॉरेस्ट, लूसी जंगल में रहती थी। ये जॉन मिल्टन की कल्पना थी। वर्ड्सवर्थ की कल्पना थी। वर्ड्सवर्थ लव्ड हर, वर्ड्सवर्थ उसको चाहते थे। तो चलिए देखते हैं, वर्ड्सवर्थ लव्ड हर, लव्ड लूसी। यहाँ हर को लूसी में बदल दिया और यहाँ लूसी को हु में बदल के लिख दिया। यानी जो मेन वर्ड है, मेन मुख्य सब्जेक्ट, मुख्य ऑब्जेक्ट, वो नाम के साथ आया और जो सब्जेक्ट की शक्ल में लूसी था उसको हु में बदल दिया। वर्ड्सवर्थ लव्ड लूसी, वर्ड्सवर्थ लूसी को प्यार करते थे। हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहती थी। द बॉय इज़ माई फ्रेंड, लड़का मेरा मित्र है। ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। कौन से लड़के ने, द बॉय। देखो इस तरह से ही बना सकते, द बॉय, ये ही हेल्प मी में हु में बदल कर इसको रख दो यहाँ पे। हु हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की, इज़ माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। वो लड़का जिसने मेरी मदद की, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, इज़ माई फ्रेंड। दिस बॉय वॉज कॉट रेड हैंडेड, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया। ही वॉज कॉपिंग, वह नकल कर रहा था। ये ही वॉज कॉपिंग को हु वॉज कॉपिंग में बदल के एडजेक्टिव फ्रेज बना देंगे, बीच में रख देंगे। ऐसे भी बना सकते हैं, द बॉय हु वॉज कॉपिंग, लड़का जो कि नकल कर रहा था, वॉज कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा गया। अ बॉय स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, एक लड़का क्लास में फर्स्ट आया। ही इज़ माई फ्रेंड, ये ही इज़ को हु इज़ माई फ्रेंड में बदलकर सब्जेक्ट के बगल में रख देंगे। देखो सबको सब्जेक्ट के बगल में रखा गया। जैसे ये द बॉय इज़ माई फ्रेंड, तो द बॉय के बगल में ही हेल्प मी को रखा गया, हु हेल्प मी।
यहाँ पे दिस बॉय है, दिस बॉय के बगल में हु वाज कॉपिंग रख दिया। यहाँ अ बॉय है, अ बॉय के बगल में हु इज़ माई फ्रेंड रख दिया। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। यह आया है whom, जिसे। जब दोनों वाक्यों का ऑब्जेक्ट समान हो तो whom से सिंथेसिस करते हैं। दिस इज़ हरी, ये हरी है। आई टीच हिम ग्रामर, मैं उसे ग्रामर पढ़ाता हूँ। इससे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम थे, अब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों पे ध्यान दें। क्या लिखा जी? दिस इज़ हरी, ये हरी है। आई टीच हिम ग्रामर, मैं उसे ग्रामर पढ़ाता हूँ। ये जो हिम है ना, हिम, इसको whom में बदल के रख देंगे और बाकी पूरा सेंटेंस जोड़ देंगे। दिस इज़ हरी, ये हरी है। हु, जिसे कि आई टीच ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ। ही इज़ अ थीफ, वह चोर है। देखो इस ऑब्जेक्ट हो गया। पीपल बीट हिम मच, पीपल ने उसे, लोगों ने उसे बहुत मारा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों जगह ऑब्जेक्ट हो गया। ये वाले हिम को हुम में बदल कर रखेंगे। ही इज़ अ थीफ, वह एक चोर है। हुम, जिसे कि पीपल बीट मच, लोगों ने बहुत मारा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। चलिए, एन के बाद ओ नंबर आता है। आपको ज़ीरो की शक्ल में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये ओ है, ओ। और आप लोगों को ये ओ नंबर पेपर में नहीं लाना है, यानी 0 नंबर आपको पेपर में नहीं लाना है। 100 परसेंटाइल पर आओ, 100 परसेंटाइल पर। चलिए आगे देखते हैं। विच, जिसे, जो कि, जो वस्तु या प्राणी के सिंथेसिस करने पर, यानी अभी तक हम लोग इंसान को, जानवरों को सिंथेसिस करते आए तो हु और हुम लगाया था। अब यहाँ पर कोई वस्तु आ जाए, हालांकि कभी कभी किसी जानवर को भी विच करके लिख सकते हैं, ज़्यादातर वस्तुओं को लिखते हैं। तो वस्तु या प्राणी के जब सिंथेसिस करने पर जो, जिसे, जो की का अर्थ निकले तो विच का प्रयोग करते हैं। आई परचेज द पेन, मैंने एक पेन खरीदा। द पेन इज़ वेरी कॉस्टली, पेन बहुत महंगा था। ये अ पेन और द पेन, इस द पेन को विच में बदल देंगे। आई परचेज द पेन, मैंने एक पेन खरीदा। विच, जो कि इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। द पेन विच आई परचेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज बना के रख दिया इसको। सब्जेक्ट द पेन के बगल में। द पेन विच आई परचेज, पेन जो कि मैंने खरीदा था, इज़ वेरी कॉस्टली। ये पूरा सेंटेंस उठा के रखा है यहाँ पे। द पेन इज़ वेरी कॉस्टली, और बीच में जो रखा है वो विच लगा के, आई परचेज द पेन को विच लगा के विच आई परचेज कर दिया। आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। द कैमरा वॉज चीप, कैमरा सस्ता था। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे कैमरा दिया। विच वॉज चीप, जो कि सस्ता था। ऐसे ही बना सकते हैं इसको। द कैमरा वॉज चीप को पूरा सेंटेंस उठा के रख दो। द कैमरा, और ये आ गया वॉज चीप, और बीच में क्या रखा अपन ने? ये रख दिया विच वॉज, विच आई गेव हिम, ये रख दिया। आई गेव हिम को विच आई गेव हिम, विच आई गेव हिम। ऐसे ही बना सकते। जो आपको समझ में आए वैसा बनाओ। पहला वाला समझ में आए आसान सा वो बनाओ, दूसरा वाला समझ में आए आसान सा तो वो बनाओ, लेकिन बनाना है, छोड़ के नहीं आना है। दोनों ही मामले में सिंथेसिस हो रहा है और कॉम्प्लेक्स है ये। आई लॉस्ट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी खो दी। द वॉच इज़ न्यू, घड़ी नई थी। आई लॉस्ट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी खो दी। विच इज़ न्यू, जो कि नई थी। इसको ऐसे ही बना दो। द वॉच इज़ न्यू, पूरा सेंटेंस उठा लो। द वॉच इज़ न्यू, और बीच में रख दो विच आई लॉस्ट, जो कि मैंने खो दी। ये देखिए पी नंबर पे वेयर, वेयर के मायने जहाँ या फिर की कहाँ। जब स्थान सूचक वाक्य हो तो कहाँ या की कहाँ, या जहाँ, जहाँ के लिए, कहाँ, जहाँ के लिए लिखा ना, की कहाँ या जहाँ के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखें सिंपल सेपरेट वाला। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए। वेयर इज शी, वह कहाँ है। देखो क्या किया इसमें, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए। कि कहाँ, वेयर, शी इज़, वह है। सब काम वही करेंगे। सब्जेक्ट पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी। वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहाँ रख दी है। टेल मी, मुझे बताओ जी। टेल मी को शुरू में लाना है। टेल मी वेयर यू हैव, यू के बाद हैव लगा, यहाँ पहले था। टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, मुझे बताओ कहाँ, की कहाँ तुमने मेरी किताब रख दी। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। नोबडी नोज को शुरू में लाओ। नोबडी नोज वेयर, कोई नहीं जानता कि कहाँ। ही वेंट, ओ ये क्या हुआ। हाँ समझ लो, यहाँ पे अगर सेंटेंस डिड वाला है और नॉट नहीं है तो उसको हटाकर, डिड को हटाकर वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में बदल देंगे। अगर डज वाला होता, डज हटाकर वर्ब फर्स्ट में ऐसे लगा देते। अगर डू वाला होता, डू हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी थी वैसी रख देती। फिलहाल यहाँ पे क्या है, डेड है, डेड, इसलिए गो को वेंट में बदल कर ये रख दिया।
दिस इज़ द टाउन, ये कस्बा है। पंडित नेहरू वाज बोर्न हियर, पंडित नेहरू यहाँ पैदा हुए थे। ये वो कस्बा है जहाँ पंडित नेहरू पैदा हुए थे। दिस इज़ द टाउन, ये वो कस्बा है वेयर की जहाँ पंडित नेहरू वाज बोर्न, पंडित नेहरू पैदा हुए थे। वी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज, हम किसी कॉटेज पर आ गए, झोपड़ी पर आ गए। हियर अ शेफर्ड वॉज लिविंग विद हिज फैमिली, यहाँ एक गौरिया अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। हम कहाँ पर आ गए देखो ज़रा, वी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज, हम एक ऐसे कॉटेज पर आ गए वेयर की जहाँ अ शेफर्ड वॉज लिविंग विद हिज फैमिली, हेयर को वेयर में बदल के रख दिया। ये देखें क्यू नंबर पे, अब बस होने वाले हैं, 2 और बचे हैं, डोंट वरी, होने वाले हैं बस। व्हेन, जब या की कब, ये समय सूचक है, वो स्थान सूचक था तो वेयर लगाते थे, अब समय सूचक आ जाए तो व्हेन लगा दो, वेयर व्हेन। ये समय सूचक शब्द है जब किसी का समय जानने या बताने के अर्थों में जब या फिर की कब का बोध हो तो व्हेन का प्रयोग करते हैं। समझ गई बहन? व्हेन विल ही कम, वे कब आएगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता को शुरू में लाओ, मैं नहीं जानता कि कब वह आएगा। आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, मैं नहीं जानता कि कब वह आएगा। रवि विल गो टू दिल्ली, रवि दिल्ली जाएगा। आई डोंट नो इट्स टाइम, इसका टाइम नहीं जानता। देखो बात टाइम की आ गई तो आपको व्हेन लगाना पड़ेगा। वो कहते हैं वेयर, तो अपन वेयर लगाते हैं, यानी समय सूचक हो तो व्हेन लगाओ और स्थान सूचक हो तो वेयर लगाओ। तो आई डोंट नो इट्स टाइम, आई डोंट नो को शुरू में लाओ, इट्स टाइम हटा दो, आई डोंट नो टाइम की जगह व्हेन लगा दो। मैं नहीं जानता कि कब रवि विल गो टू दिल्ली, ये पूरा सेंटेंस उठा के चिपका दो बाद में। द बस विल अराइव एट द स्टैंड, बस स्टैंड पर आएगी। आई डोंट नो इट्स टाइम, मैं इसका टाइम नहीं जानता, इट्स टाइम को व्हेन में बदलना है, याद रखना। आई डोंट नो व्हेन, मैं नहीं जानता कि कब। द बस विल अराइव एट द स्टैंड, ये बस कब स्टैंड पर आएगी। वेयर डिड ही स्टे है देयर, वैन डिड ही, वैन है ये, वैन डिड ही स्टे देयर, वह वहाँ कब रुकेगा, वह वहाँ कब रुका। नोबडी नोज इट, कोई नहीं जानता इस बात को, ये इट हटा के वैन लगाना है। नोबडी नोज वैन ही स्टेड देयर, देखो काम वही हुआ, डिड की जगह स्टेड का स्टेड हो गया। कंडीशनल, एक ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया इफ वाला। अभी हम लोगों ने इसको की क्या वाला पढ़ा था, अब ये इफ़ वाला आ गया। इसके मायने होते हैं यदि अगर। शर्त वाले वाक्य हैं, इसको ध्यान से देखें, पेपर में अक्सर ये वाला पूछा जाता है। शर्त वाले वाक्यों को इफ़ से शुरू करते हैं। इसमें पहला वाक्य इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट से बनाते हैं और बीच में कॉमा लगाते हैं। दूसरा वाक्य विल शैल के साथ लगाते हैं, याद रखें इसको। डू नॉट वर्क टू मच, ज़्यादा काम मत करो। यू विल लूज योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। इफ़ यू वर्क टू मच, अगर तुम ज़्यादा काम करोगे। कॉमा यू विल लूज योर हेल्थ, दूसरा सेंटेंस जैसा है वैसा रखना है, याद रखें। दूसरा सेंटेंस वैसा ही रखना है जैसा दिया है, कॉमे के बाद। वर्क हार्ड, मेहनत करो। यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे। यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे। डोंट रन वेरी फास्ट, तेज मत दौड़ो। यू विल बी टायर्ड, तुम थक जाओगे, तुम्हारी टाई रेड हो जाएगी। डोंट रन को क्या बनाए, इफ़ यू रन वेरी फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ोगे। यू विल बी टायर्ड, तुम थक जाओगे। यू विल पे द फी, तुम फीस जमा कर दोगे। आई शैल एडमिट यू, मैं तुम्हें भर्ती कर लूँगा। क्या बनेगा, यू विल पे द फी, इफ़ यू पे द फी। विल शैल हटाना पड़ेगा इफ़ वाले सेंटेंस से। इफ़ वाले सेंटेंस में बस सब्जेक्ट और वर्ब भी फर्स्ट में, ओके। विल शैल सब हटा दो, नहीं लगे तो इफ़ वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो अपनी तरफ से यू लगा दो। इफ़ यू पे द फी, अगर तुम फ़ी जमा कर देते हो। आई शैल एडमिट यू, मैं तुम्हें भर्ती कर लूँगा। तो बात समझ में आ गई दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स है, एंजॉय करो। इतने आसान आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, इसको पढ़ो भी, अपने दोस्तों को पढ़ाओ भी, चैनल को सब्सक्राइब करो और कराओ भी, और बम पर इसको आगे बढ़ाओ, शेयर करो सबसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।